हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका मिश्रा मैथ्स चैनल में स्वागत है। अभी 10th बोर्ड का प्रोग्राम भी आ गया है और हम सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब आपके लिए जो सैंपल पेपर है उसका जो अनसॉल्व्ड सेट्स है उस सब का सॉल्यूशन हम एक एक करके आपके लिए बनाते हैं। तो एक देखिए अनसॉल्व्ड पेपर है, सैंपल पेपर का सेट 1, उसमें सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन दिया है। तो आज अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो सेक्शन ए का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 है ना, 3750 इसमें इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 कितना टाइम्स आया है हमको ये बताना है। तो यहाँ गौर से देखिए, ये 375 है, इसमें 375 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 375 को हम लिख सकते हैं 3 into 125, 125 3 जा 375 और 10 को लिख सकते हैं 5 into 2 और 125 क्या हुआ 5 3 टाइम्स। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कितना टाइम्स आया 4 टाइम्स, इट मींस 5 का पावर 4। कहता है एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन कितना, 5 का एक्सपोनेंट कितना हुआ 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोज पता करना है हमको। पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 3। यहां पर गौर से देखना, देखिए कि यहां जो लाना क्या है -3 और जो दो प्रोडक्ट होगा, ये दोनों प्रोडक्ट को देखिए गौर से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 और हमको रिजल्ट क्या लाना है -3। इट मीन्स हम इसी दोनों को लिखेंगे, एक बार x के साथ इसका और फिर दूसरे के साथ इसको। तो प्लस साइन किसका होगा और माइनस साइन किसका होगा ये डिसाइड करना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है और यहाँ रिजल्ट क्या है माइनस में। तो जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, यानी माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस mx माइनस m इंटू m प्लस 3। गौर से देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या आया x माइनस क्या बचा m प्लस 3, यानी माइनस x माइनस m माइनस 3। यहां पर कॉमन क्या आएगा m, क्या होगा x माइनस m माइनस 3। अब दोनों में कॉमन क्या हुआ x माइनस m माइनस 3 और इसमें क्या बचा x प्लस m। अब देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, हमको जीरो निकालना है। तो जीरो निकालना है तो मींस px इक्वल्स टू क्या ले रहा है 0, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 0। एक बार इतना इक्वल्स टू 0 लेंगे, यानी x माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा m प्लस 3। फिर दूसरे बार में x प्लस m इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस m। तो हमारा जीरोज क्या हुआ माइनस m और m प्लस 3, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ग्राफ है। ये कहता है क्या कि shown below are the graphs of the lines y minus 2x equals to 0, x plus y equals to 6 and px plus qy equals to r। यहाँ 3 इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और कहता है कि x plus y इक्वल्स टू 6 और px प्लस qy इक्वल्स टू r का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो ग्राफ दिया हुआ है ये दोनों लाइन हम देखेंगे, एक है px प्लस qy इक्वल्स टू r और एक है x प्लस y इक्वल्स टू 6। ये लाइन आप देख सकते हैं
कि ये पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर और एक्स प्लस वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है पी। तो पी का कोऑर्डिनेट ढूंढ लेना है हमको। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स 4 और वाई 2। तो हमारा जो आंसर होगा एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 2, ऑप्शन बी। अभी तक देखिए 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और तीनों का ऑप्शन क्या है सही, बी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, यानी नेचर ऑफ रूट देखना है हमको। तो नेचर ऑफ रूट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डी निकालते हैं हम। तो डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। यहाँ b कितना है माइनस रूट 5 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1, इट मीन्स 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ निगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, इट मीन्स अनरियल रूट, इमेजिनरी रूट। यानी सी लिखता है नो रियल रूट, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सी। इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है लेस देन 0 है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ इसका सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। एपी में नहीं है। एपी में होने का क्या कंडीशन है, तो एपी में होने का कंडीशन से क्या है, दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड हो, वो कांस्टेंट हो। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा है -1.2, फिर 0.8, फिर 2.8। और एक चीज बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, इसको हम जितना डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे हमको सिर्फ ये ढूंढ लेना है कि किस ऑप्शन में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सी को गौर से देखिए 4/3 है, 7/3 है, डिफरेंस कितना होगा 3/3 यानी 1। और अगला टर्म क्या है 9/3, 9/3 माइनस 7/3 क्या हुआ 2/3, यानी डिफरेंस क्या कांस्टेंट नहीं है। तो सी जो होगा वो एपी में नहीं होगा। बाकी सारे टर्म्स का देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे फर्स्ट में 0.8 माइनस 1.2 2 हुआ, 2.8 माइनस 0.8 2 हुआ, यानी यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। ऐसे ही बी में देखिए 3 है, 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है रूट 2 है, फिक्स्ड है ये। -1.5 माइनस 2.5 माइनस 3.5, यहाँ देखिए गौर से, यहाँ कितना होगा कॉमन डिफरेंस -1/5, ये फिक्स रेट चल रहा है। तो ऑप्शन यहां हमारा 5th का कौन सा हुआ सी। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -17 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पॉइंट -1 और 7 का डिस्टेंस कितना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस से जब भी डिस्टेंस पूछे तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही आंसर होगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 7। तो ऑप्शन कौन सा हुआ बी। 7 कहता है इफ पॉइंट 4 - 2 7 - 2 एंड 7 9 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल देन एबीसी। अब देखिए कहता है कि एक ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ, तीनों वर्टिसेस दिया है ट्राइंगल का, एबीसी एक ट्राइंगल है, और ए क्या है बी है और सी है। 4 - 2 7 - 2 और 7 9 कैसा ट्राइंगल है ये जानने के लिए हमको तीनों साइड्स का वैल्यू निकालना होगा। ए बी कितना होगा गौर से देखिए 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और -2 -2 ये 0 होगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी कितना आया ए बी का वैल्यू 3। ऐसे ही ए सी का कितना आएगा
4 माइनस 7 -3, -3 का स्क्वायर 9, -2 -9 -11 का स्क्वायर 121, 121 ऐड किया तो कितना आया 130, और BC का वैल्यू कितना आएगा BC 7 माइनस 7 0, 0 का स्क्वायर 0, और 9 माइनस 2 कितना हुआ 11 का स्क्वायर 121, यानी स्क्वायर रूट 11। अब देखिए गौर से, इसका स्क्वायर कितना AC स्क्वायर 130, AB स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, BC स्क्वायर 121। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है AC स्क्वायर। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है तो ट्रायंगल क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता इन द फिगर टी पैरेलल BC, एक ट्रायंगल देखना है गौर से, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें D पैरेलल है BC के। कहता है AD का लेंथ है 3 सेंटीमीटर और AB का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। EC दिया है 3 सेंटीमीटर। कहता है AE का लेंथ पता करना है, AE ये X। अब गौर से देखिए A 3 है, AD कितना है 3, AB कितना है 7, तो BD कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ये लाइन इसके पैरेलल है। थेल्स थ्योरम यूज करिए, थेल्स थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE। AD कितना है 3 सेंटीमीटर, BD कितना है 4 सेंटीमीटर, AE क्या है X 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, देयरफॉर X इक्वल्स टू कितना 3 3 जा 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 यानी 2.25 सेंटीमीटर यही होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा दिया है A इक्वल्स टू 2.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point P to a circle of radius A and center O is 60 degree. Length of OP देखिए क्या कहता है if the angle between two tangents यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट लिया हमने, यहां से दो टेंजेंट इस पर ड्रॉ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। एक्सटर्नल पॉइंट P और इस पॉइंट को क्या कहा P, ये है A, ये मान लिया हमने B, इसका सेंटर है O, रेडियस कितना है A। तो कहता है कि OP का लेंथ क्या होगा, मतलब हमको यहां से यहां तक का लेंथ पता करना है। ये यहां से मिलाएंगे रेडियस तो क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए गौर से, ये है रेडियस OA कितना है A। अब हम जानते हैं कि सेंटर से ये जो P को मिला है, O से P को मिला है, तो OP जो हुआ एंगल P का बाइसेक्टर, ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। हमको पता करना है OP, एंगल OAP, ध्यान रखिए एंगल OAP क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल ये कितना हुआ 30 डिग्री। इसके सामने वाला एंगल ये क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये हुआ हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है साइन थीटा। तो अगर हम पुट करते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा यूज करते हैं तो साइन 30 को क्या होगा यहाँ A बाई OP, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है
1/2 इक्वल्स टू a बाई OP। OP क्या होगा हमारा 2a, यानी ऑप्शन बी। इस सेट में तो अभी तक करीब करीब सारे का ऑप्शन बी ही सही हो रहा है, कुछ ही है जिसका बदला है। क्वेश्चन नंबर 10, द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन और आराम से किया जा सकता है। किसी भी सर्किल का रेडियस का रेशियो वही होता है जो उसके डायमीटर का रेशियो हो या फिर जो उसके सर्कमफेरेंस का रेशियो हो। अगर सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया है, कभी एरिया का रेशियो पूछ दिया, तो सीधा सीधा सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है उसका स्क्वायर कर दें। रेडियस का भी रेशियो दिया है तो एरिया का रेशियो के लिए स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया है और रेडियस का रेशियो पूछता है या फिर डायमीटर का रेशियो पूछता है, तो आंसर वही होगा जो सर्कमफेरेंस का रेशियो है। तो सर्कमफेरेंस का रेशियो इसका क्या है 4:5। तो इसका रेडियाई का जो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई, तो रेडियस का भी जो रेशियो होगा वो 4:5 ही होगा, यानी ऑप्शन डी। कैसे होगा समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला सर्कल का सर्कमफेरेंस है C1 और दूसरा है C2, दोनों का रेशियो 4:5। पहला का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr1, दूसरा का 2πr2, 4/5, 2π कैंसिल, r1/r2 इक्वल्स टू वही रह जाएगा 4:5, यानी दोनों के रेडियाई का जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ 4:5। ये हमेशा ध्यान रखना है कि डायमीटर का रेशियो, सर्कमफेरेंस का रेशियो और रेडियस का रेशियो दो सर्किल का ये कांस्टेंट चलता है। जो सर्कमफेरेंस का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा और वही डायमीटर का भी रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू √2 दिया है और वैल्यू पता करना है हमको 1 + tan थीटा बाई sin थीटा का। यहां ध्यान रखना है sec थीटा का वैल्यू अगर √2 दिया है तो अगर हम जज कर सकते हैं जल्दी कि साइन कितना डिग्री का है तो ज्यादा आसान होगा। सेक में √2 जो वैल्यू होता है वो 45 डिग्री का, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, cos का उल्टा ही सेक होता है, तो सेक 45 हो जाएगा √2। तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 पुट कर देंगे तो 1 + tan 45 कितना 1 और sin थीटा का वैल्यू sin 45 1/√2, तो कितना होगा 2/1/√2, तो कितना हो जाएगा 2√2। सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं अगर सेक थीटा का वैल्यू √2 है, इसका मतलब क्या कि सेक थीटा बराबर क्या है सेक 45, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो हमको निकालना है वैल्यू किसका 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, यानी वैल्यू क्या होगा 1 + tan 45 डिवाइडेड बाई sin 45, यानी 1 + 1/√2 इक्वल्स टू 2 multiplied by √2 इक्वल्स टू 2√2। अब इस ऑप्शन में देखेंगे तो 2√2 हमारा ए है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, देखिए कहता है कि cos⁴a - sin⁴a इक्वल्स टू क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां देखना है cos⁴a - sin⁴a, ये क्या है cos² होल स्क्वायर माइनस sin² होल स्क्वायर। अब a² - b² पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा cos² प्लस sin² टू cos² माइनस sin²। देखिए cos² प्लस sin² क्या होता है 1, यानी 1 × cos² माइनस
साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहां जो भी रिजल्ट है उसमें 2 इंटू साइन स्क्वायर या 2 इंटू कॉस स्क्वायर पहले है, तो हम क्या करते हैं ना कि साइन स्क्वायर जो बाद में है माइनस में, उसको कन्वर्ट करते हैं कॉस में। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या आया हमारा 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन फिगर अ टावर ए बी इज 20 मीटर हाई। क्या है, फिगर दिया है, इसमें जो टावर है वो कितना है 20 मीटर हाइट, और इसका शैडो जो बनता है ग्राउंड पर वो कितना है 20√3 मीटर। कहता है द सन्स एल्टीट्यूड, सन्स एल्टीट्यूड मतलब हमको इस एंगल को निकालना है। मान लिया हमने थीटा, ये 90 डिग्री है, तो इसके लिए क्या हुआ परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है tan थीटा। हम निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या है 20 मीटर डिवाइडेड बाय 20√3 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, 20 कैंसिल, यानी 1/√3। tan थीटा कितना आया 1/√3। तो tan में 1/√3 कब होता है tan 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए दिया है कि PQ एक टेंजेंट है और ये सेंटर पर AB एक कॉर्ड है, और AB कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल बना हुआ है वो कितना है 100 डिग्री। तो कहता है कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो गौर से देखिए ये 100 डिग्री है, OA और OB दोनों इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है। तो OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा x ये x AB x। तो 2x प्लस 100 डिग्री कितना हुआ 180। तो एक 2x कितना होगा 180 माइनस 100 डिग्री, x कितना होगा 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 40 डिग्री, और ये x 40 डिग्री, ये रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल मान लिया हमने y, x प्लस y कितना हुआ 90 डिग्री, और x कितना है 40 डिग्री। तो y कितना होगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हुआ ए। इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या होगा, इससे इधर एक सर्कमफेरेंस एंगल बनाएंगे, और हम पढ़े हैं कि ये एंगल अगर 100 है तो ये एंगल कितना होगा सर्कमफेरेंस का एंगल सेंटर का एंगल का क्या होता है हाफ। ये कितना हो जाएगा 50। और टेंजेंट में एक जो थ्योरम है उस थ्योरम का अगर हम यूज करें तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं y इक्वल टू 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए एक फिगर दिया है, ये सेंटर है O और ये पॉइंट पर एक टेंजेंट है, ये है T पॉइंट और ये एंगल है 30 डिग्री, और OT का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है। OT का लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। कहता है कि TA का लेंथ कितना होगा। ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये इस एंगल के लिए ये क्या हुआ TA बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है cos थीटा, यानी cos 30 डिग्री
इक्वल्स टू TA/4 और cos 30 का वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू TA/4 √3/2 into 4 equals to TA 2 to the 4 तो TA जो होगा लेंथ वो कितना होगा 2√3 सेंटीमीटर तो 2√3 सेंटीमीटर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 देखिए कहता है क्या अ बॉल कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 2 ब्लू मार्बल्स a ball contains 3 red and 2 blue marbles. Ruhi wants to pick a red marble. Which of the following chances could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before? रेड मार्बल का अभी जो प्रोबेबिलिटी है तभी प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल का कितना होगा 3/5 क्योंकि 3 रेड मार्बल है और 2 है ब्लू। तो कहता है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें हम ऐसा क्या करेंगे कि रेड मार्बल का जो प्रोबेबिलिटी हो पहले से बढ़ जाए। तो कहता है एडिंग अ रेड मार्बल अगर हम एक रेड मार्बल ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/6 इन द सेंस 2/3 और पहले कितना था 3/5 तो 4/6 3/5 से बड़ा ही है तो इसमें बढ़ेगा। दूसरी रिमूविंग अ ब्लू मार्बल अगर ब्लू मार्बल हटा देते हैं तब भी बढ़ेगा क्योंकि हमको रेड मार्बल का बढ़ाना है। और एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू अब यहाँ पर चेक करना होगा। पहला 2 केसेस तो क्लियर है कि दोनों में बढ़ेगा। अब इसमें एक रेड बढ़ाते हैं और एक ब्लू बढ़ाते हैं। एक रेड बढ़ाते हैं तो कितना वो रेड हो जाएगा 4 और टोटल कितना हो जाएगा एक ब्लू बढ़ाए तो 7 तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 4/7। पहले कितना प्रोबेबिलिटी था 3/5 तो हमको चेक करना है कि 4/7 क्या 3/5 से बड़ा है। तो यहां देखिए 7 3 जा 21 4 5 जा 20 7 3 जा 21 4 5 जा 20 तो 3/5 बड़ा है 4/7 से यानी थर्ड वाला केस सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसमें दिया है कि 1 और 2 यानी बी 1 और 2 दोनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। क्वेश्चन 17 क्या कहता है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर 2 डाई एक साथ फेंका जाता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंसेस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3 डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 टोटल कितना होगा 2 डाइस फेंकते हैं तो 36 डिफरेंस 3 जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 पहला वाला में कौन होगा 1 4 ऐसे ही दूसरा में कौन सा होगा 2 5 तीसरा वाला में कौन सा होगा 3 6 चौथा वाला में कौन सा होगा 4 1 पांचवा वाला में कौन सा होगा 5 2 छठा वाला में कौन सा होगा 6 3 यानी हर रो में एक एक होगा तो टोटल कितना हुआ 6 जो फेवरेबल हमारे फेवर में है और टोटल कितना हुआ 36 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका 6/36 यानी 1/6 यानी ऑप्शन सी। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है इन अ कार्ड गेम देयर आर 10 कार्ड्स 1 to 10 10 कार्ड है 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है उस पर 2 players seated facing each other randomly choose 5 cards each they arrange their cards in ascending order of the numbers on the cards as shown below the difference between the corresponding cards is calculated such that the lower value is subtracted from higher value यानी जो 2 कार्ड मिलता है बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करना है। कहता है इन अ रैंडम गेम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिफरेंसेस इज 24 कार्ड पर नंबर क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक
तो जो डिफरेंसेस का सम होगा वो कभी भी 24 होगा नहीं। तो जब 24 नहीं होगा, कुछ भी चीज हमारे फेवर में नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर बोथ पॉजिटिव। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज जो है दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो कहता है कि देन ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसका कहता है जीरोज दोनों पॉजिटिव है। अगर नहीं कुछ फॉर्मेट पकड़ पाए तो सिंपल सा बात, हम दो पॉजिटिव जीरोज लेकर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। जैसे हम ले लिया एक जीरो 3, हमारा पोलिनोमियल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए गौर से, इसमें तीनों का साइन सेम है क्या? इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। तो ये जो असर्शन हमारा क्या है, वो रॉन्ग है, यानी वो फॉल्स है। फिर दूसरा कहता है कि इफ टू ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल आर जीरोज, कहता है कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कहता है इसका 3 जीरोज होगा, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दो वैल्यूज यानी 2 जीरोज, इसका जीरोज है, तो अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा गामा दो जीरो, दो अल्फा बीटा या गामा इसमें से दो कोई जीरो है, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा? 0। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ये तो 0 हो नहीं सकता, अगर ये 0 हो जाता तो क्यूबिक नहीं रहता, यानी कि डी 0 होगा, यानी ये कांस्टेंट टर्म 0 होगा। अब हमको सी के बारे में सोच लेना है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ध्यान रखना है इसमें अल्फा बीटा या बीटा, अल्फा बीटा या बीटा गामा या अल्फा गामा, यानी 3 में से अल्फा बीटा गामा। मान लीजिए कि अल्फा ही 0 है, बीटा भी 0 है, तो गौर से देखिए, अगर अल्फा 0 है तो ये 0, यानी अल्फा 0 है तो यानी अल्फा बीटा 0 हुआ, बीटा 0 है, बीटा गामा भी 0 हो गया, और अल्फा 0 है तो ये अल्फा गामा भी, यानी तीनों का सम क्या हुआ? 0। तो इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। सी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, यानी सी भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ तो ये 0 होना नहीं है, यानी सी बाई 0, सी बाई ए 0 है, तो ए क्या, सी क्या होगा? 0 होगा। तो ये भी नहीं टर्म होगा और ये टर्म भी नहीं होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो दो कोई 0 है ना, ये गामा हुआ, तो माइनस बी बाई एग्जिस्ट करेगा, यानी ये दोनों टर्म होगा। यानी 19th में हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, इट मीन्स ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 20th, question number 20th, if in two right triangles one of the acute angles of the one triangle is equal to an acute angle of another triangle, if in two right triangles, ध्यान रखना, दो राइट ट्रायंगल है के 90 डिग्री, कहता है वन ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, मान लो इसमें से कोई एक एंगल ये एक्स, तो इसका इसके x के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो कहता है इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर। यस, होगा, ये असर्शन सही है। रीजन को देखना है, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल MST, दो ट्रायंगल है PQR और MST, PQR MST।
कहता है P है 65 डिग्री, ये 65 डिग्री है, Q 25, तो Q 25 एंगल दिखना भी चाहिए वैसा जैसा कह रहा है। P 65 Q 25, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा, तो P Q R हो गया 90 डिग्री, Q 25, P 65, तो P Q R इस तरह का बनाए। दूसरा MST, M 90 डिग्री, MST M 90 डिग्री, S दिया है 25 डिग्री, S 25 डिग्री और T अपने आप हो जाएगा 65 डिग्री। तो देन कहता है ट्रायंगल QPR, ये दोनों तीनों एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होगा, लेकिन कौन कौन सा, यहाँ जो नाम लिखा है ट्रायंगल QPR, ट्रायंगल QPR यानी पहला एंगल कौन सा है 25, दूसरा 65 और तीसरा 90, ये सिमिलर है। TSM नहीं, QPR TSM के सिमिलर नहीं है, QPR TSM के सिमिलर नहीं है, क्योंकि Q क्या है 25 डिग्री, इसमें S 25 डिग्री है, तो QPR सिमिलर होता है किसके, STM के, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, यानी रीजन क्या है, गलत है, और असर्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, बी, बी नॉट, असर्शन सही, रीजन फॉल्स, यानी सी। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, दिया है क्या, सो दैट 7 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है कि प्रूव करिए ये नंबर इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, कभी देगा 2 प्लस रूट 5 इरेशनल है, वैसे ही दिया है क्या 7 माइनस रूट 5 इरेशनल है। तो 7 माइनस रूट 5 इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर को हम लोग हमेशा कंट्रोडिक्शन के थ्रू ही प्रूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं, आप देखिएगा जो आपको आसान लगे उस मेथड को यूज कर सकते हैं। एक, मान लिया हमने ना कि 7 माइनस रूट 5 रेशनल है, सिर्फ माना क्या है, रेशनल है। अब यहां देखना है क्या कि 7 माइनस रूट 5 रेशनल है और ये दिया हुआ है कि रूट 5 इरेशनल है, तो हम पर जानते हैं ना कि रेशनल में से रेशनल नंबर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल आता है। तो हमने मान लिया इसमें से ये रेशनल है, इसमें से 7 माइनस किया, 7 क्या है, रेशनल है। अब हम इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, रूट माइनस रूट 5, माइनस रूट 5। अब माइनस रूट 5 क्या है, इरेशनल है, दिया है, और हम जानते हैं क्या कि रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल। इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो आया इरेशनल, ये गलत आया, आना चाहिए था क्या, रेशनल। तो क्यों गलत आया, क्योंकि हम एज्यूम किए थे कि ये रेशनल है, यानी हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो एजम्पशन रॉन्ग है तो ये क्या होगा, इरेशनल। दूसरा तरीका इसी को प्रूफ करने का कि मान लीजिए कि ये रेशनल है और इसका जनरल फॉर्म क्या है, a by b, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका, a by b, वेयर a and b are integers but b is not equal to 0। अब यहां देखिए 7 माइनस a by b इक्वल टू क्या होगा, रूट 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हमने लिया b, तो 7b माइनस a इक्वल टू रूट 5। देखिए क्या है, a और b क्या है, इंटीजर है, तो 7b क्या होगा, इंटीजर, और ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, इंटीजर, और ये भी है इंटीजर, और ये पहले से माने हुए कि b 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, रेशनल। लेकिन ये क्या आया, इरेशनल। ये इरेशनल आया तो
और ये पार्ट कहता है कि रेशनल, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है क्या कि 7 माइनस रूट 5 रेशनल है। तो 7 माइनस रूट 5 रेशनल नहीं होगा, क्या होगा? इरेशनल। ये दोनों तरीका में से किसी एक को यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कहता है अ टीचर ड्रू द बिलो फिगर ऑन द बोर्ड एंड आस्क्ड हर स्टूडेंट्स। एक फिगर ड्रॉ किया हुआ, इसमें दिया है कि ये 6 प्लस m यूनिट्स है, इसका लेंथ 8 माइनस m यूनिट्स है और ये 10 यूनिट्स है। एक फिगर ड्रॉ किया टीचर ने और अपने स्टूडेंट से पूछा इज देयर एनी वैल्यू ऑफ m सच दैट ट्रायंगल KLM बिकम्स अ राइट ट्रायंगल। कहता है कि क्या m का कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां नोट दिया द फिगर इज नॉट टू स्केल, और यहां कोई स्केल नहीं दिया इसका। और लता सेड, लता क्या कहती है कि द वैल्यू ऑफ m कैन बी 0। वैल्यू m का एक वैल्यू 0 हो सकता है। तो चेक कर लीजिए, अगर वैल्यू m का 0 है तो 6 प्लस 0 ये कितना होगा? 6। ये कितना हुआ? 8 माइनस 0 8। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। 8 का स्क्वायर 64। दोनों को प्लस करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 100, जो कि 10 का स्क्वायर है। तो दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा का स्क्वायर के बराबर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हिना सेड द वैल्यू ऑफ m कैन बी 1। इसका भी चेक करते हैं। कहते हैं कि अगर 1 होगा तो 8 माइनस 1 कितना होगा? 7। 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7। 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 49 98, और यहां 10 स्क्वायर कितना? 100, यानी m इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। तो कहता है राइट इफ द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो लता का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसमें दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा का बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यही कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा से के बराबर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और सेकेंड केस में हिना का जो आंसर है उसमें ये चीज नहीं एप्लीकेबल है, यानी यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। अब क्वेश्चन 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि PQ एक सेकंड है और M इसका सेंटर है। PQ जो है सर्किल को K और L पे इंटरसेक्ट करता है, और सेंटर पे जो एंगल सेंटर M है और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है KML ये थीटा। कहता है कि थीटा जब 0 होगा, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो प्रूव करना है हमको कि PQ जो होगा ना वो सेकेंड ना होकर टेंजेंट हो जाएगा। अब गौर से देखिए, थीटा जब 0 होगा, ऐसे भी क्या बना हुआ है? ये एक सेक्टर है। क्या है? एक सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 0 डिग्री। 0 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर क्या रिजल्ट देगा? 0। क्या देगा? 0। यानी ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, ध्यान रखना है, ये जो सेक्टर है अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो जब सेक्टर का एरिया ही 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये एरिया ही, रीजन ही खत्म हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक पॉइंट में। यानी कि
एक पॉइंट को टच करता हुआ PQ जा रहा है, तो पॉइंट को टच करता हुआ PQ गया, तो PQ क्या हुआ? एक टेंजेंट। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या? सो दैट नहीं, इफ tan 5x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3, क्या दिया है? tan 5x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब x का वैल्यू पता कर रहा है। अब देखिए यहां पे गौर से, tan 5x प्लस 30 डिग्री, तो tan में √3 वैल्यू कब होता है? तो tan 60 डिग्री। गौर से देखिए, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 5x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ tan काट के नहीं लिखना है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिला हमको? 5x प्लस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो 5x इक्वल्स टू 60 माइनस 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 30/5 6 डिग्री। x का वैल्यू कितना हुआ हमारा? 6 डिग्री। 24 में और में क्वेश्चन है, इसका बी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। ये कहता है क्या कि इफ sin 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, sin 3x प्लस 30 √3/2 किसका वैल्यू होता है? sin 60 डिग्री का। तो इसको कंपेयर करेंगे तो कितना है हमारा? 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ 3x कितना हुआ? 60 माइनस 30, देयरफॉर x इक्वल्स टू 30 डिग्री बाई 3 यानी 10 डिग्री। 24th नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25th कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 8:05 PM टू 8:40 PM। अब देखना है, देखिए घड़ी वाला जो होता है ना, क्वेश्चन में ध्यान देना है कि मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड में 60 मिनट में कंप्लीट राउंड करता है, तो 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री। एक मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। तो यहाँ देखिए टाइम कितना है? 8:05 से 8:40 यानी 35 मिनट का। तो 35 मिनट में एंगल कितना बनेगा? तो 35 इंटू 6, तो 35 इंटू 6 कितना हुआ? 210 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल कितना हुआ? 210 डिग्री। और जो मिनट हैंड का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, वही रेडियस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा यहाँ? एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू πr²। अब देखिए थीटा कितना है? 210 डिवाइडेड बाई 360, पाई 22/7, r 5 सेंटीमीटर। 0 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 12 जा 2 11 जा 6 25, 275/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा और 35 मिनट में? इसका बी क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैड बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर each with vertices A, B, C and D of coordinator ABCD as center. Find the area of the shaded region. देखिए इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एंगल नहीं दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया। क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल कहता है। यहां से आर्क 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया गया। ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, 7 सेंटीमीटर सेंटर है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है।
यहाँ देखिए, यहाँ एंगल मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है और ये θ4 है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? शेडेड रीजन हमारा कौन सा? ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया और ये पूरा। 25th का बी है ये। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? इसका एरिया कितना? θ1 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर प्लस θ2 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर प्लस θ3 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर प्लस θ4 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर। गौर से देखिए, सब में पाई इंटू 7 स्क्वायर बाई 360 कॉमन है, तो क्या होगा? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। θ1 θ2 θ3 θ4 क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है? तो 360। आई का वैल्यू पुट किया हमने 22/7, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 और ये मल्टीप्लाइड बाई 360। ठीक है, 360 कैंसिल, 7 कैंसिल, 22 7 जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्या? फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 25, 65 and 117 using prime factorization method. 26 equals to 2 into 13, 65 5 into 13 and 117 3 into 3 into 13। सॉरी, लगता है हमने 17 बोल दिया। 26 इक्वल्स टू 2 into 13, 65 5 into 13 and 117 इक्वल्स टू 3 into 3 into 13। अब इसका हमको HCF क्या आता है? HCF क्या होता है? वो नंबर जो सब में कॉमन हो, वो कौन सा है? 13। तो HCF हुआ 26, 65 और 117 का 13। LCM क्या होगा? तो HCF जो है वो नंबर लिखिए। अब फिर देखिए सब में कौन कौन सा नंबर बचा। इसमें क्या बचा हुआ है? 2, बाकी 2 किसी में है ही नहीं, तो एक 2 लिखिए। ये क्या है? 5 और ये क्या है? 2 3, मतलब 3 2 टाइम्स। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने में भी देखना है, इजी मेथड ढूंढना चाहिए, कैलकुलेशन जिससे फास्ट हो। 5 2 जा 10, 13 9 जा 13 3 जा and 13 3 जा 39 and 13 9 3 जा 117। तो 117 और 5 2 जा 10 जी, तो एलसीएम हुआ हमारा 1170। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर ईच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 6 टाइम्स द अदर। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। कहता है कि इसका एक रूट दूसरे रूट का 7 टाइम्स हो। तो मान लिया हमने कि इसका एक रूट अल्फा है, तो दूसरा रूट क्या होगा? 6 अल्फा। अब सम ऑफ रूट क्या कहता है? माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई पी। कितना हुआ? 7 अल्फा इक्वल्स टू प्लस 14 डिवाइडेड बाई पी। अल्फा इक्वल्स टू क्या हुआ? 14
डिवाइडेड बाई पी इंटू 7, 7 2 जा, यानी अल्फा इक्वल टू हुआ 2/p। अब देखिए हमको निकालना वैल्यू किसका है, p का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, यानी अल्फा इंटू 6 अल्फा क्या होगा 8/p। ये क्या हो गया 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। 6 अल्फा का वैल्यू क्या है 2/p, तो 2/p का स्क्वायर करेंगे इधर आया क्या 8/p। तो 6 इंटू 4/p स्क्वायर इक्वल टू 8/p। 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6। क्या हुआ हमारा p स्क्वायर इक्वल टू 3p, यानी p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0। तो हम p कॉमन लेंगे तो क्या आएगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p का दो वैल्यू आया 0 और p का दूसरा 3। p का दो वैल्यू क्या आया 0 और 3, लेकिन p का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि p का वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा। तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, यानी कि p का जो वैल्यू 0 है इसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो आंसर क्या है हमारा 3। p का वैल्यू क्या हुआ 3 एंड p इक्वल्स टू 0 जो हुआ वो नेग्लेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दो सेक्शन में है। यहां कहता है क्या कि एट द बेंगलुरु मैराथन then 42 kilometer route is designed such that marathoners run in a straight line for 21 kilometer and return back along the same path in the opposite direction. A marathoner running against the wind covered the first half of the marathon in 2 hours. Then he covered the second half running with the wind in 1.5 hours. Assume that the marathoner ran at constant speed and the wind speed and direction did not change throughout the marathon. Calculate the speed in kilometer per hour of the marathoner and the wind. ध्यान देना यहाँ पर कि जिस तरह से हम क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का बनाते थे वही काम यहां करना है। मान लिया हमने ना कि मैराथनर जो है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और विंड का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। हम गौर से देखिए कि जब विंड के डायरेक्शन में मैराथन रन करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और जब अगेंस्ट विंड करेगा तो क्या होगा x माइनस वाई। अब यहां क्वेश्चन क्या कहता है फर्स्ट केस में कि फर्स्ट 21 किलोमीटर मैराथन रनिंग अगेंस्ट द विंड, फर्स्ट 21 किलोमीटर वो अगेंस्ट विंड के अगेंस्ट जाता है तो 2 घंटा समय लगता है, यानी 21 किलोमीटर ये डिस्टेंस हुआ और स्पीड कितना हुआ अगेंस्ट द विंड x माइनस वाई, तो टाइम कितना लगा 2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 21/2। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। सेकेंड कहता है क्या कि अगर विंड के डायरेक्शन में जाता है तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यानी 21 किलोमीटर के डिस्टेंस को ही ट्रेवल करने में इसको जो टाइम लगता है वो 3/2 आवर्स लगता है। ध्यान देखिए क्या हुआ 3 7 जा 21, x प्लस वाई कितना आया 7 2 जा 14 और x प्लस वाई यहां हम पुट किया 14 और सिंप्लीफाई किया तो y y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 21/2 प्लस 14, इट मीन्स कितना आएगा 21 प्लस 28/2, तो x का वैल्यू होगा 49/4 किलोमीटर पर आवर। और y का वैल्यू इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 14 माइनस x, यानी 14 माइनस 49/4, एलसीएम 4
56 माइनस 49 इक्वल्स टू 7/4 किलोमीटर पर आवर। 7/4 किलोमीटर पर आवर विंड का स्पीड हुआ, और जो मैराथनर है उसका स्पीड क्या हुआ, 49/4 किलोमीटर पर आवर। इसी का बी क्वेश्चन कहता है, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। Find his speed of rowing in still water, also the speed of a stream. सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इसी तरह से इसको भी बना लेना है। अब यहां पर देखिए कहता है, a man can row a boat down stream 20 किलोमीटर in 2 hours. मैन का मान लीजिए जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो x है, और स्ट्रीम का स्पीड है y। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो कहता है कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में इसको 2 घंटा लगता है। इसका मतलब कि 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई कितना आया, 10 किलोमीटर पर आवर। और क्या कहता है कि अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, यानी 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना, 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं अगर हम, तो हमारा क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में स्पीड हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा, 10 माइनस 6, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 29, कहता है क्या कि shown below is a circle with center O and tangents PQ and PR. Using triangles QPR and PQR, using triangles QOR and PQR, and without doing any extra construction, prove that the tangents PQ and PR equal in length. यहां देखिए PQ PR दो टेंजेंट है, O सेंटर है, यहां से एक Q रेडियस है। अब देखिए, और ये OQ भी रेडियस है और OR भी रेडियस है। कहता है ये ज्वाइंट है कि बिना कोई कंस्ट्रक्शन किए प्रूव करना है कि PQ और QR का लेंथ सेम है। अब यहां देखिए गौर से, रेडियस क्या होता है टेंजेंट पर, 90 डिग्री का 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये मान लिया हमने एंगल थीटा, तो OQ और OR रेडियस है, तो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, और ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। अब ट्रायंगल PQR को कंसीडर करें, इसमें ये एंगल बराबर ये एंगल है, यानी एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ है, यानी इस ट्रायंगल का दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो इस हिसाब से प्रूफ करेंगे तो हमारा PQ इक्वल टू PR आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेना है कैसे करना है। हमने मान लिया एंगल OQR को थीटा और एंगल ORQ भी थीटा होगा, क्योंकि OQ बराबर OR है।
अब ओ क्यू आर थीटा है तो एंगल पी क्यू आर 90 माइनस थीटा होगा। उसी तरह से एंगल पी आर क्यू भी 90 माइनस थीटा होगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इन दोनों एंगल का अपोजिट साइड पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल होगा। यहां पर हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना नहीं पड़ा। 29th का बी कहता है इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन टू अ सर्किल सच दैट। देखिए यहां पर एक सर्किल दिया है बी में, 29 का ही बी है। ये कहता है कि यहां पी क्यू और पी आर ये दो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा डिग्री है। यहां से एक कॉर्ड है ऐसे और ये एस ये सेंटर हो। कहता है कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट। अच्छा कॉर्ड जो आर एस है ये आर एस कॉर्ड जो है ये इसके पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस देखिए हमको पता करना है कौन सा एंगल आर क्यू एस। ये है क्यू, ये एंगल ये। अब देखना है गौर से पी क्यू और पी आर क्या है, दो टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये कितना है 30 डिग्री, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 150 और दोनों इक्वल है। ये कितना होगा 75 डिग्री और ये कितना होगा 75 डिग्री। 75। अब देखिए गौर से कहता है क्या कि ये एंगल कितना हो गया 75। तो ये एंगल और ये एंगल हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ये 75 थे कितना 75 और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां से ट्रांसवर्सल हुआ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये भी 75। तो इन दोनों का सम कितना हुआ 75 प्लस 75 150। तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अब क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये एलएचएस लेंगे हम सीधा। एलएचएस हमारा क्या करता है, एलएचएस कहता है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमको लाना क्या है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहां देखिए इसको ब्रेक करेंगे साइन कॉस में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहां देखिए क्या हुआ ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां पर एलसीएम लेंगे क्या साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया हम इससे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा
cos थीटा। देखिए cos थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ sin थीटा यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1/cos थीटा क्या हुआ, sec थीटा, और 1/sin थीटा क्या हुआ, cos sec थीटा। ये हमारा RHS है। ये क्वेश्चन नंबर हुआ 30। क्वेश्चन नंबर 31। एक 100 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, 31st क्वेश्चन क्या है, द मीन टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 31 consecutive days was found to be 35.7 डिग्री। यानी लगातार 31 दिन का टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर 35.7 डिग्री सेल्सियस। फर्दर द मीन टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 8 days was 28.4 degrees. The mean temperature of the next 12 days was 36.4 degrees Celsius. Find the mean temperature of the rest of the days. Show your work. देखिए कहता है क्या कि द मीन टेम्परेचर 31 दिन का जो मीन टेम्परेचर है वो कितना है, 35.7 डिग्री सेल्सियस। तो सम हम S1, S2 और S3 से इंडिकेट कर देते हैं इसको। S1 मतलब सम ऑफ टेम्परेचर्स फॉर फर्स्ट 31 डेज, 31 लिख ही देते हैं, इससे पता चलेगा कि पहला 31 डेज के टेम्परेचर का सम। तो मीन कितना है 35.7 मल्टीप्लाइड बाई कितना 31 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 31 7 जा 7 और 21 217, 21 बचा, 31 5 जा 155 प्लस 21 176, कितना बचा 17, 31 3 जा 93 और 17 110, इतना डिग्री सम हुआ। S2 का मतलब पहला 8 डेज का, फर्स्ट 8 डेज का सम कितना हुआ, एवरेज कितना है 28.4, 8 इंटू 28.4 इंटू करिएगा, देखिए 8 चौका 32, 8 64 है, और 3 67, 8 दूनी 16, 6 22, 227.2 डिग्री सेल्सियस। S3 मतलब नेक्स्ट 12 दिन का कितना है 36.4, यानी 12 इंटू 36.4 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 32 48, 12 चौक 72, 4 76 और 12 36 और 7 43। देखिए 31 दिन में 12 8 20 दिन का टेम्परेचर ये प्लस ये होगा, तो बाकी का 11 दिन कहता फाइंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द डेज, यानी बाकी का जो 11 डेज होगा उसका सम कितना होगा, तो 1106.7 में से माइनस करेंगे हम किसका, इन दोनों का सम, तो कितना आएगा 8 2 10, 7 6 13 14, 3 2 5 1 6 और 4 और 2 6, माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना 0.7, 6 में 4 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 10 में से गया 4, इतना डिग्री सेल्सियस। अब इसका मीन क्या आएगा, M11 मतलब मीन ऑफ नेक्स्ट 11 डेज का जो आएगा 442.7 डिवाइडेड बाय 11 4 जा 44, 2 0.11 2 जा 22, 5 4 जा ऑलमोस्ट इतना 40.24 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मीन हुआ। सेक्शन डी,
सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32A। इसमें दो क्वेश्चन से और दोनों में से कोई एक बनाना है। 32A कहता है द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। मान लो कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म में है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका 11th टर्म क्या होगा? a प्लस 10d। और 18th टर्म क्या होगा? a प्लस 17d। और इसका रेशियो क्या है? 2:3। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। हमको पता करना है क्या? 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो। 5th टर्म क्या होगा? a प्लस 4d और 21st टर्म क्या होगा? a प्लस 20d। अब यहां देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो क्या आएगा? इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो 3a प्लस 30d इक्वल्स टू 2a प्लस 34d। 2a इधर लाए तो 3a माइनस 2a a और 34d माइनस 30d 4d, यानी a इक्वल्स टू 4d। a इक्वल्स टू 4d का रिलेशन आया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें a के प्लेस पर 4d पुट कर देते हैं, तो 4d प्लस 4d डिवाइडेड बाई 4d प्लस 20d कितना हो गया? 8d बाई 24d। d कैंसिल, 8 1 जाए 8, 8 3 जाए 1/3। इसका क्या मतलब हुआ कि 5th टर्म और 21st टर्म का जो रेशियो होगा 1:3 हुआ। इसका सेकेंड पार्ट कहता है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। अब यहां देखिए, हमको निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज टू सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स S5 बाई S21। अब देखिए S5 का वैल्यू क्या होगा? 5/2। हम फॉर्मूला जानते हैं ना, SN इक्वल्स टू, एपी में SN इक्वल्स टू क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसका यूज करते हैं तो 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 4d डिवाइडेड बाई 21st सम का 21 टर्म का सम कितना होगा? 21/2 2a प्लस 20d। अभी हम निकाले गए थे यहां, देखिए ये 2 कैंसिल, ये कितना होगा? 5/21। अब यहां पर देखिए a बराबर हमारा रिलेशन कितना आया था? 4d, तो 2a कितना होगा? 8d। तो 2a के जगह पर हम पुट कर देते हैं 8d। 2a के जगह पर हम पुट करते हैं क्या? 8d प्लस 4d डिवाइडेड बाई क्या होगा? 8d प्लस 28d, सॉरी 20d। अब देखिए क्या आया? 5/21 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4 12d डिवाइडेड बाई 8d प्लस 20d 28d। dd कैंसिल, 3 4 जा 3 7 जा 4 7 जा, रेशियो क्या हुआ? 5/49। 5/7 7 जा 49, यानी S5 is to S21 जो हुआ वो हुआ 5:49। तो 32 का A क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी का B, और हमको एग्जाम में क्या करना है? दोनों नहीं बनाना है, A और B दोनों नहीं, A या B। अब B देखिए, इसी का B देखिए, B क्या कहता है? If sum of first six terms of an AP is 36, फर्स्ट 6 टर्म का सम कितना है?
36। तो फर्स्ट 6 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा? 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 5d इक्वल टू कितना दिया? 36 इक्वल टू कितना दिया है? 36। अब ये देखिए 2 3 जा 6, तो 2a प्लस 5d कितना हुआ? 36 डिवाइडेड बाई 3 यानी 12। ठीक है, 2a प्लस 5d का वैल्यू कितना हुआ? 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। सेकेंड क्या कहता है? एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, पहला 16 टर्म का सम कितना होगा? तो 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 15d इक्वल्स टू 256 8 जा 2a प्लस 15d इक्वल्स टू कितना? 256 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा? 32 8 जा 256। तो 2a प्लस 15d कितना हुआ? 32। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा? देखिए 2a प्लस 15d इक्वल टू कितना है? 32 और 2a प्लस 5d कितना है हमारा? 12। इसमें हम माइनस करते हैं इसको तो कितना आएगा? 2a कैंसिल हो जाएगा, 15d माइनस 5d 10d इक्वल टू कितना? 20। देयरफॉर d इक्वल टू कितना होगा? 20/10 यानी 2। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2। अब इस कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन अगर पुट कर देते हैं यहाँ तो हमारा a निकल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ? 2a प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 12। तो 2a इक्वल टू कितना होगा? 12 माइनस 10। तो a इक्वल टू कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हुआ हमारा कितना? 1। ये कितना हुआ? 1। अब देखिए हमको निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहला 10 टर्म का सम कितना होगा? तो हमको निकालना है S10। तो S10 का सम कितना होगा? 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a 2 इंटू 1 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू d कितना है? 2। कितना हुआ? 10/2 2 1 जा 2 प्लस 18 हुआ कितना? 10/2 इंटू 20 2 10 जा 10 10 जा 100। हमारा सम कितना आया? 100। और एक चीज यहां पर सिखा देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां देखिएगा कि फर्स्ट 6 टर्म का सम 36 है यानी 6 का स्क्वायर 36। फिर देखिए फर्स्ट 16 टर्म का सम 256 यानी 16 का स्क्वायर 256। तो फिर फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम होगा 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि ये जो कंडीशन क्रिएट होता है स्क्वायर वाला वो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है। तो 6 टर्म्स का फर्स्ट 6 टर्म का सम 36 है, 6 का स्क्वायर। फर्स्ट आपका 16 टर्म का सम 256, तो फर्स्ट 10 टर्म का सम भी 10 का स्क्वायर 100 होगा। 33rd नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? देखिए यहां क्या कहता है? इफ P 9a minus 2 minus b डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग। लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको ज्वाइन किया, लाइन बना किस दो पॉइंट को ज्वाइन करने से 3a plus 1 minus 3। इस पॉइंट का a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, b है कितना? 8a और 5। कहता है कि इफ p एक पॉइंट है, मान लीजिए p एक का पॉइंट, p का कोऑर्डिनेट कितना है? 9a minus 2 9a minus 2 और माइनस b।
और कहता है कि P जो है इस लाइन को AB लाइन सेगमेंट को 3 और 1 के रेशियो में बांटता है। मतलब ये जो यहाँ का जो ये लेंथ जो होगा जितना होगा उसका ट्रिपल ये होगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेट जेड में, सेक्शन फॉर्मूला, कि ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू पढ़ा हमने ना mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो यहाँ m क्या है 3, n कितना है 1। तो 9a माइनस 2 के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 8a प्लस 1 इंटू 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3a प्लस 1 लाइक दिस, 1 इंटू 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होगा 4। यानी देखिए 9a माइनस 2 इक्वल टू 24a प्लस 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 4 जा 36a माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 24a प्लस 3a 27a प्लस 1। अब 36a माइनस 27a इक्वल टू 1 प्लस 8, ये कितना होगा 9a इक्वल टू 9, देयरफॉर a इक्वल टू 9 बाई 9 1। a का वैल्यू कितना आया 1। अब b के लिए, क्योंकि हमको पता है इसमें करना है a और b दोनों का वैल्यू, अब y का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, यानी y कितना हमारा माइनस b। तो माइनस b इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा माइनस b इक्वल टू 12 बाई 4, 4 3 जा 12, देयरफॉर b इक्वल टू माइनस 3। यानी a का वैल्यू कितना आया 1 और b का वैल्यू कितना आया माइनस 3। 33rd नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 34th, कहता है क्या कि 3 villages x, y and z are situated at 3 ends of a triangular region bounded by 3 roads। एक ट्रायंगुलर रीजन है, कहता है 3 villages x, y, z are situated at 3 ends of a triangular region। तो ये मान लीजिए एक इसका एंड है, एक इसका एंड y और यहां 3 villages है। The length of the roads x to y मतलब यहां से यहां इसका लेंथ, y to z ये, एंड z to x ये, यानी रेशियो किसका दिया है xy is to yz is to zx इक्वल्स टू 5 is to 3 is to 4, 5 is to 3 is to 4। The total length of 3 roads are 180 किलोमीटर। इस रोड, तीनों रोड का जो टोटल लेंथ है वो कितना है 180 किलोमीटर। मतलब ये लेंथ अगर हमारा 5x है, ये 5a मान लिया हमने, 5 है, ये 3a है, ये 4a है, तो कितना होगा 5a प्लस 4a प्लस 3a इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। 5a प्लस 4a प्लस 3a 5 4 9 3 12 12a इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। a इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिवाइडेड बाय 12 किलोमीटर, 15 जा 12 15 जा 180, सो a इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। तीनों रोड हमारा निकल गया। एक्स वाई का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 15 5 जा 75 किलोमीटर। वाई जेड कितना होगा 3a 3 इंटू 15 45 किलोमीटर, और एक्स जेड एक्स कितना होगा 4 इंटू 15 60 किलोमीटर। कहता क्या है अ न्यू रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द लॉन्गेस्ट रोड। इसमें लॉन्गेस्ट रोड कौन हुआ एक्स वाई एक लॉन्गेस्ट हुआ कि 75 किलोमीटर का है।
कहता इफ न्यू रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द लॉन्गेस्ट रोड, a team of 3 researchers, Mayank, Viju and Shanti, work on a technical specifications of the new road construction. Each of them make a scale drawing of the region using different scale factors. कहता देखिए यहां पर a new road is to be constructed parallel to the longest road. अब एक नया रोड बनता है, ये रोड है इसके पैरेलल। अब इसके पैरेलल किसी भी साइड बन सकता है, किसी भी साइड इन द सेंस एसएस म्यूजिक, इस साइड भी बन सकता है और इस साइड भी बन सकता है, इसके पैरेलल है सिर्फ। A team of 3 researchers, Mayank, Viju and Shanti, 3 रिसर्चर है का टीम है, वर्क ऑन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द न्यू रोड कंस्ट्रक्शन। कहता ईच ऑफ देम मेक्स अ स्केल ड्राइंग ऑफ द रीजन यूजिंग डिफरेंट स्केल फैक्टर्स। कहता विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर इंक्लूडेड इन देयर स्केल ड्राइंग्स सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। देखिए अगर अलग अलग स्केल फैक्टर्स यूज करता है तो मान लीजिए यहां से देखिए ऐसे है, हम इसको ऐसे बढ़ाए, इसको ऐसे बढ़ाए, तो ये इंटरसेक्ट किया, ये क्या है इसके पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम का यूज अगर हम करते हैं तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम होता है। फिर हम इस ट्रायंगल को और एक बड़ा ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये एंगल बराबर ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग, एक बराबर ये कोरस्पॉन्डिंग और ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। यानी जब भी रेशियो सेम होगा तो उस कंडीशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर होगा। अब कहता है इन ऑल द 3 ड्राइंग्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ न्यू रोड इज प्रोवाइडेड। कहता है अगर 3 टीमें हैं, तीनों का स्केल फैक्टर अलग अलग है, तो स्केल फैक्टर अलग होगा तो क्या होगा, रेशियोज तो कांस्टेंट होगा। रेशियो क्या होगा, जो भी स्केल फैक्टर को अगर डिसाइड करता है तो इसका और ये पूरे का रेशियो वही होगा जो इसका और ये पूरे का होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो तीनों जो रिसर्चर्स है, तीनों अगर अपना अपना स्केल फैक्टर के साथ बनाते हैं डिजाइन, तो जो रेशियोज होगा यानी जो ट्रायंगल्स बनेगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। कहता है इन ऑल द 3 ड्राइंग्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ द न्यू रोड इज प्रोवाइडेड, वुड द रोड लेंथ बी द सेम इन देयर मैप्स। नहीं, एक्चुअल लेंथ अगर सेम है, एक्चुअल लेंथ अगर सेम है तो मैप पर अगर हम स्केल फैक्टर बदलते हैं तो मैप का जो सम होगा वो तीनों कंडीशंस में अलग अलग होगा, तीनों का रेशियो सेम होगा, तीनों का रेशियो सेम होगा। स्केल फैक्टर बदलने के बाद रेशियो सेम रहता है, सम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर। कहता है यार 250 pebbles of a box, 250 pebbles into 50 apples of a box were weighted and distribution of masses of all the apples is given in the following table। ये दिया है टेबल, क्या ये है मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स, यानी इसको हम मान लेते हैं CI और ये हुआ फ्रीक्वेंसी। मुझे क्या दिया है 80 to 100, 100 to 120, ये क्लास साइज 20 का है, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180।
सबका फ्रीक्वेंसीज कितना है 20, 60, 70, X और 60। टोटल क्या कहता है 250 एप्पल्स, यानी सबका सम कितना होना चाहिए 250। तो यहां देखिए 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 60 210, टोटल कितना है 250। तो 250 माइनस 210 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आया 40। x का वैल्यू कितना आ गया 40। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मीन मास ऑफ द एप्पल्स। अब मीन निकालना है हमको, तो मीन के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, यहां xi हम निकालते हैं। xi क्या होता है मिड वैल्यू, इन दोनों का सम का आधा 80 प्लस 100 180, 180 का हाफ 90। अब हर बार इन दोनों का सम का हाफ करना है आपको, तो उतना नहीं करना है, क्लास साइज सेम है, इन दोनों का सम कितना, दोनों का डिफरेंस कितना है 20। एक निकल गया, सब में 20 ऐड करते चले जाएंगे 110, 130, 150, 170। अब इस xi को, इस मिड वैल्यू को क्या करना है फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी xi मल्टीप्लाइड बाई fi। तो 9 2 जा 18, 1800 हो गया ये, 11 6 जा 66, 6600 हो गया, 13 7 जा 91, 15 4 जा 60, 17 6 जा 102। अब सबका सम 00, यहाँ देखिए 8 से 14 15 और 2 17, 1 2 6 8 और 9 17 अच्छा 23 और 10 33, इतना आया। तो मीन क्या होगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू होता है क्या सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो सिग्मा xi fi का वैल्यू कितना है 33700 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, मतलब इसका सम टोटल कितना है 250। देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है तो आसान तरीका है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे हमारा कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 0 7 चौक 28, 4 3 12 2 14 और 4 3 12 13, नीचे हो गया हमारा कितना 100, जीरो कैंसिल, डेसिमल दे दिए हम 134.8 ग्राम हमारा क्या हुआ मीन मास हुआ। एक एप्पल का एवरेज मास क्या हुआ 134.8 ग्राम। अब इसका जो कहता है इसका दूसरा क्वेश्चन फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल्स, यानी इसका हमको मोड निकालना है। तो मोड निकालना है तो सिर्फ हमको जरूरत किसका है फ्रीक्वेंसी का और क्लास इंटरवल का। मॉडल मास यानी मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है L प्लस H F0 माइनस F माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1। देखिए यहाँ सब टर्म का मतलब समझ लेना है। L क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन होगा तो इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो 70। अब 70 का जो क्लास इंटरवल होगा उसका जो लोअर लिमिट होगा वही मॉडल L होगा, यानी मॉडल क्लास कौन हुआ 120 टू 140, तो L क्या हुआ 120 प्लस H क्या है क्लास साइज 20। F0 का मीनिंग क्या है जो मॉडल क्लास आया उसका फ्रीक्वेंसी कितना 70। F माइनस 1 का मतलब क्या है इस मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी 2 इंटू यहाँ 70 माइनस 60 माइनस F प्लस 1 का मतलब क्या मॉडल क्लास के जस्ट नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी
यानी 40, 120 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 140 माइनस 100, 120 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 40, 140 माइनस 100 40, और ये देखिए 45 से 200 तो 120 प्लस 5, मोड कितना आया 125, यानी मोडल मास कितना हुआ 125 ग्राम। या कहता है फाइंड द मोडल मास ऑफ द एप्पल्स 125 ग्राम। सेक्शन ई, सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36, ये क्या कहता है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कहता है इसका एक साइड 5x सेंटीमीटर है, दूसरा 3x माइनस 1 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है क्या कि इसमें x का वैल्यू पता करना है और AC का लेंथ भी, या x का वैल्यू पता करना है या AC का लेंथ। तो हम लोग तो सीख रहे हैं ना, तो दोनों चीज पता करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ राइट एंगल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी 1/2 इंटू 5x इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 60। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है, 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 120। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको थोड़ा सिंपल करना चाहिए कि 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो x इंटू क्या होगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 12 जा क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 24। अब 24 को इधर लाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, 24 3 जा 72, और x को हमको ब्रेक करना है दो पार्ट में, प्रोडक्ट 72 हो, यानी 3x स्क्वायर माइनस फैक्टराइज करेंगे इसको तो माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, 3x कॉमन x माइनस 3 प्लस 8 कॉमन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्या होगा x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो दोनों को हम लिखते हैं 0। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू कितना माइनस 8/3। तो माइनस 8/3 नहीं हो सकता क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नेगेटिव नहीं होगा, इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया 3, तो यानी ये जो साइड हुआ 5 3 जा 15 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ 3 3 जा 9 माइनस 1 8 सेंटीमीटर। AC अगर निकालना है वो तो AC इक्वल टू क्या होगा रूट 100 इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे तो कितना 289 का स्क्वायर 17 सेंटीमीटर होगा। इसी का सेकेंड पार्ट करता है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अच्छा AB का लेंथ तो निकाल ही लिया हमने 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC का ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा भाई, तो तीनों साइड का सम यानी 15 प्लस 8 प्लस 17, तो 15 और 23 और 17 कितना होगा 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हुआ 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हुआ हमारा। अब देखिए 37th नंबर क्या कहता है। 37th नंबर पहले हमको समझाया कि ये जो पैसेज दिया है इसमें पढ़िए कि एरोप्लेन जो उड़ता है उसको कंट्रोल कौन करता है। लेकिन मेन क्वेश्चन पर पहुंचते हैं जब हम, तो यहाँ पर देखिए क्लास में क्या लिखता है कि एट अ गिवन इंस्टेंस ATC finds that the angle of elevation of an aeroplane find from a point on the ground is 60 डिग्री। एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, मान लो एरोप्लेन है यहाँ और अर्थ के एक पॉइंट से यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। कहता है क्या आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड के फ्लाइट के बाद
फ्लाइंग करने के बाद, इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, यानी एरोप्लेन इधर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, गौर से देखिए यहाँ ये हुआ 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ 30 डिग्री। कहता है इट इज ऑब्जर्व्ड 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एज, इसका प्लेन का जो हाइट है वो 3000√3 मीटर, 3000√3 मीटर इसी हाइट पर उड़ रहा है कॉन्स्टेंटली, ये जो हाइट है। कहता है ड्रॉ अ नीट लेवल फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली, ये हुआ कंडीशन हमारा। कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में देखिए यहाँ से जब यहाँ तक आया तो ये टाइम कितना लिया है 30 सेकेंड। कहता है इस पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ये हम मान लेते हैं हमारा x है और ये हमारा क्या है y। अब गौर से देखिए इस ट्रायंगल में यहाँ तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 3000√3 डिवाइडेड बाय y, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 डिवाइडेड बाय y। देखिए √3 कैंसिल तो y इक्वल टू कितना आया 3000 मीटर, y कितना आया 3000 मीटर। अब हम tan 30 का वैल्यू लेते हैं इस ट्रायंगल में, तो tan 30 इक्वल टू कितना होगा 3000√3 डिवाइडेड बाय x प्लस y का वैल्यू कितना है 3000। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू कितना 3000√3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3000। अब यहां पर देखिए x प्लस 3000 इक्वल टू क्या होगा, √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3, तो 3 इंटू 3 9000। तो x का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ 9000 माइनस 3000, यानी कितना 6000 मीटर। तो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो 6000 मीटर। अब इसका और में देखिए, और में भी क्वेश्चन है, कहता है क्या कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट, इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15 into √3 minus 1 second the angle of elevation changed to 45. How much is the distance traveled in that duration? अब देखिए एक केस हो गया। अब कहता है क्या कि हाइट कांस्टेंट है, इसी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, तो कहता है कि अब यहां देखिए क्या कहता है, हाइट तो फिक्स है। अब कहता है कि 30 सेकेंड नहीं, इसी हाइट पर आप टाइम 30 सेकेंड के जगह पर क्या लिखता है 15 इंटू √3 माइनस 1, और उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होना चाहिए 45 डिग्री। इसका मतलब अभी जो एरोप्लेन है इधर यहां से पहले ही, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, मान लीजिए यहाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 45 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है 45 है। तो जो टाइम दिया है इसमें टाइम कितना दिया है 15 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड। कहता है इस ड्यूरेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये यहां से यहां तक, तो tan 45 का वैल्यू कितना, tan 45 इक्वल टू यहां क्या होगा 3000√3 डिवाइडेड बाय y कितना था 3000 प्लस ये लेंथ, ये मान लिया हमने z, यहां से यहां तक z। tan 45 का वैल्यू कितना 1, तो 3000√3 डिवाइडेड बाय
3000 प्लस जेड, यानी कितना हुआ 3000 प्लस जेड इक्वल्स टू 3000 रूट 3। तो जेड का वैल्यू कितना हुआ 3000 रूट 3 माइनस 3000। तो जेड इक्वल्स टू हो गया हमारा 3000 कॉमन रूट 3 माइनस 1 मीटर, यानी इस टाइम पीरियड में इतना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब कहता है क्या, हाउ मच इज इट ट्रेवल इन दिस इन दैट ड्यूरेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अब प्लेन का स्पीड क्या है, तो स्पीड ऑफ प्लेन क्या होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3000 रूट 3 माइनस 1 मीटर डिवाइडेड बाई 15 रूट 3 माइनस 1 सेकेंड, ये कैंसिल हो गया, 15 2 200, यानी 200 मीटर पर सेकेंड। कहता है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 18 4 72, इन 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां पर कभी कभी ये ध्यान में नहीं आता 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई करें, तो एक बार यहां समझ लेना है कि 1 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है आवर में, तो 1/3600 आवर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर पर आवर, 0 कैंसिल, 2 8 2 5, यानी 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है 1 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू। तो हमको जितना मीटर पर सेकेंड दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, उतना से मल्टीप्लाई 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 और इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है क्या कि ऑन अ संडे योर पेरेंट्स took you to a fair, you could see a lot of toys displayed and you wanted them to buy a Rubik's cube and a strawberry ice cream for you। देखिए फिगर दिया है, एक क्यूब खरीदना है बच्चा को और ये आइसक्रीम। अब इसके लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इफ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर, यानी किसका, क्यूब का सारा साइड दिया हुआ है, सब साइड 6 सेंटीमीटर है, तो कहता है उसका डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, √3a, यानी √3 इंटू साइड, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर, कितना हुआ 6√3 सेंटीमीटर। 38 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ एज इज 7 सेंटीमीटर। कहता है कि इसी का वॉल्यूम पता करो, लेकिन इस बार जो एज है ना वो 7 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 7 जा 49, 49 से मेजर 343 सेंटीमीटर क्यूब। और कहता है क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम। ठीक है, कहता है इस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम। अब इस आइसक्रीम का ये करना है, हाँ यहां पर देखिए कहता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम। अब ये देखिए ये जो रूबिक खरीदा उसके लिए फर्स्ट कंडीशन में 6 सेंटीमीटर एज दिया, फिर कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ ईच एज इज 7 सेंटीमीटर,
तो इसी क्यूब का लिए अब कहता है कि इस कोन का निकालना है, क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का निकालना है, तो यहाँ तो कोन का डायमेंशन दिख नहीं रहा है। और नेक्स्ट तो थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आइसक्रीम इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखिए कोन है, तो ये हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर कहता है व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, जो आइसक्रीम है हेमीस्फीयरिकल शेप में, ये बेस रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, बेस रेडियस दिया 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 2 जा 44 44 7 जा 7 चौक 28 7 चौक 28 302 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ हेमीस्फीयर का आइसक्रीम। तो यहाँ कोन का हाइट नहीं दिया है, तो कैसे यूज करें, हाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो निश्चित रूप से ये याद कर लीजिएगा कि इस फिगर के लिए जो टीएसए होगा वो क्या होगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ एल क्या है, ये एच हुआ, ये एल होगा, और ये जो हेमीस्फीयर का है ये इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है।